जी हमारा पेपर है जी ओ लेवल्स अकाउंटिंग का हमारा सब्जेक्ट है, और ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2022 1-2 का पेपर है, हमारे ही वेरिएंट का। अक्टूबर नवंबर 22 1-2 का पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे वेरिएंट का। तो पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। विच ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड कैपिटल बाय द सेम अमाउंट? कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि एसेट्स और कैपिटल को इंक्रीज करेगी बाय द सेम अमाउंट? अ क्रेडिट कस्टमर सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ए कैश डिस्काउंट. Goods are sold for cash at a price higher than the cost price. Rent received include an amount prepaid for the next accounting period. The owner repaid a business loan from his personal bank account. ठीक है जी। तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है आपसे मैं पूछ रहा हूं जो कि आपके कैपिटल को भी इंक्रीज करेगी सेम अमाउंट से और आपके एसेट को भी इंक्रीज करेगी सेम अमाउंट से? जी। से डी। नहीं, डी इज नॉट द आंसर. द आंसर इज सी. रेंट रिसीव्ड इंक्लूड एन अमाउंट प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. इसका मतलब क्या है कि ये आपकी अनअर्न्ड इनकम है। अच्छा, अनअर्न्ड इनकम जो है, सही आप कह रहे हो, अनअर्न्ड इनकम तो आपकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगी। अनअर्न्ड इनकम आपकी इनकम को डिक्रीज करेगी और आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो सी आंसर नहीं है, डी आपने कहा है। तो डी में देखें कि आपका जो लोन है, अ बिजनेस रीपेड अ बिजनेस लोन फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो पर्सनल बैंक अकाउंट से जब वो पैसे करेगा बिजनेस का लोन, तो कैपिटल आपका इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ रीपेड ए बिजनेस लोन, तो बिजनेस लोन जब वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे करेगा तो बिजनेस की तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो वो तो कह रहा है विल इंक्रीज बोथ एसेट एंड कैपिटल। तो ये आंसर तो हमारा नहीं बन रहा विद द सेम अमाउंट. गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एट ए प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस. ठीक है जी। तो कैश पर हम कैश पर गुड्स बेच रहे हैं, यही हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर. क्यों? इसलिए कि हम चीजें बेच रहे हैं प्रॉफिट पर। जो जितना आपको कैश मिल रहा है ना, उतना आपकी गुड्स भी आपके पास से जा रही है। तो गुड्स आपके पास से जा रही है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन कैश आपको मिल रहा है सेल प्राइस पर। तो जो डिफरेंस है वो आपके एसेट में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह जब आप गुड्स बेचेंगे ज्यादा प्राइस पर तो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो है वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो बी इज द राइट आंसर. किसी को मसला है तो बताएं, वरना मैं रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज ओके है. पहला एमसीक्यू जो था काफी टेक्निकल था, कोई शक नहीं है इसमें. गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एट ए प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस. चीजें आपकी चली गई कॉस्ट प्राइस से, पैसे कितने आए सेल प्राइस के हिसाब से, तो डिफरेंस है उतने उससे असर पड़ेगा ना, क्योंकि इन्वेंट्री भी तो जा रही है आपके पास से, कैश आ रहा है. इस तरह जो प्रॉफिट हुआ आपका वो कैपिटल को बढ़ा देगा. On 1st June, Sue's capital account had a credit balance of 1,20,000. During the year ended 31st May, she withdrew costing 18,100. The loss for the year was 14,200. What was the credit balance on Sue's capital account on 1st June 2022? तो 2022 में जो कैपिटल है वो कितना है आप बताइए, यानी एंडिंग कैपिटल वो पूछ रहे हैं. आपको ये पता ही है कि एंडिंग कैपिटल निकालना तो बहुत ही आसान है. क्या होगा कैपिटल एट द स्टार्ट जो में दिया हुआ है वो है 1,20,000. माइनस कर देंगे बेटा इसमें से लॉस 14,200. माइनस कर देंगे इसमें से हम ड्रॉइंग्स 1,800. तो आपका आंसर आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आ रहा है देख लें. तो 104,000 ए का 104,000 जो हमारा आंसर निकला है, यानी एंडिंग कैपिटल आपने निकाल लिया इतना इस क्वेश्चन के आंसर के नतीजे में. आगे देखते हैं 3. बिलाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आसिम. वेयर शुड आसिम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? चीजें खरीदी है ना बिलाल ने, वो कह रहा है आसिम कहाँ रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, तो आसिम जो है वो अपनी बुक्स में देखें एंट्री क्या पास करेगा वो देखनी है ना आपने. तो आसिम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा
बिलाल ने चीजें खरीदी हैं तो आसिम ने बेची हैं, तो आसिम एंट्री करेगा बिलाल टू सेल्स। बिलाल कहाँ लिखा जाएगा? उसके सेल लेजर में, ट्रेड रिसीबल में। और दूसरा जो अकाउंट है यानी जो सेल्स का अकाउंट है वो कहाँ जाएगा बेटा? जनरल लेजर। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो ये तो बड़ा मुश्किल था। जी जी, थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, देखें हम बात कर रहे हैं बिलाल चीजें खरीद रहा है ना, तो आसिम बेच रहा है, आसिम क्या एंट्री करेगा? बिलाल टू सेल्स। बिलाल कहाँ जाएगा? उसका ट्रेड रिसीबल है ना, तो वो सेल लेजर में लिखेंगे टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर। और सेल्स कहाँ जाएगा? जनरल लेजर में। 2 and 4 इज द आंसर, तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर। बिलाल जो है वो सेल्स लेजर में, और सेल्स अकाउंट जो है वो जाएगा जनरल लेजर में। इसी तरह का सवाल पहले भी आता रहा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछता था वो। Abdul sells goods to Rekha on credit. Some goods were damaged in transit. Which document would Rekha send to Abdul? देखें, अब्दुल ने चीजें बेची हैं रेखा को, इसका मतलब है कि रेखा ने खरीदी हैं, तो रेखा अब चीजें वापस करेगी। रेखा चीजें वापस करेगी तो एंट्री क्या पास करेगी? अब्दुल टू परचेज रिटर्न। तो वो कौन सा नोट भेजेगी बेटा? डेबिट नोट। इसका आंसर क्या है? बी। बी इज गोइंग टू बी द आंसर। मैं रिपीट कर देता हूं। अब्दुल सेल गुड्स टू रेखा, तो बेटा अब्दुल एंट्री पास करेगा रेखा टू सेल्स, और सेल्स रिटर्न टू रेखा। और अब्दुल कौन सा नोट भेजेगा रिटर्न की एंट्री में? क्रेडिट नोट। तो रेखा कौन सा नोट भेजेगी? डेबिट नोट, क्योंकि वो खरीद रही है और वो खरीदी हुई चीज वापस कर रही है, क्योंकि उसमें से कुछ चीजें डैमेज थी। तो बी आंसर है, डेबिट नोट। व्हाट इज नॉट शोन ऑन एन इनवॉइस? अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, डेट पेमेंट मेड, डिटेल ऑफ गुड सप्लाइड, या टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो डेट पेमेंट मेड जो है ये नहीं होती है, क्योंकि इनवॉइस इज बेसिकली सेंट by the customer to the supplier, giving him details of the all the goods supplied to him, trade amount of trade discount, and asking him to make the payment. Asking him to make the payment on that date. पेमेंट डेट नहीं दी होती, डेट पेमेंट मेड वो नहीं दी होगी। कि पेमेंट जो है डेट पेमेंट मेड कर दी गई, भी तो की ही नहीं है। ठीक है जी, तो वो हमें नहीं दी गई होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको, पेमेंट की डेट तो पता चलेगी आपको पेमेंट के बाद, तो पेमेंट तो अभी हुई ही नहीं है। इनवाइस में तो हम सिर्फ कहते हैं कि पेमेंट आप करें, और ये चीजें हमने आपको भेजी इतनी इतनी क्वांटिटी में, उसकी पेमेंट करें, और इतना ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया। On 1st September, Peter sent a check to his credit supplier John. This was correctly entered in John's books. On 10 September, the check was returned unpaid due to lack of funds. आपको पता है इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? पीटर टू बैंक, क्योंकि आपको पता है जब जब चेक रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक टू पीटर, रिटर्न हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, पीटर टू बैंक हो जाएगी। Which entries should be made to post the monthly totals of the discount allowed and discount received of the cash book? तो आपको पता ही है बेटा, डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जी इसमें है ही नहीं कोई भी क्रेडिट साइड पर। सॉरी, डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो ए आंसर है इसका। मंथली टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव कॉलम ऑफ द कैश बुक, which entry should be made to post the monthly total of the discount allowed and discount received column of the cash book? चाहे उसने पोस्ट का है, हाँ टी अकाउंट में पोस्ट करने के लिए, तो टी अकाउंट में पोस्ट करने के लिए तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे ही आएगा, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पे ही आएगा। तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उसने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर की बात नहीं की। मंथली टोटल जो होते हैं कैश बुक के, उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड पे। और डिस्काउंट रिसीव का जो कैश बुक का टोटल है वो कहाँ लिखा जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। 7 का आंसर है सी। हाँ, अगर हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस इनकम को ट्रांसफर करते हैं बेटा, फिर उनकी इफेक्ट उलट हो जाते हैं। Jaswinder maintains a petty cash book using the Impress system. The monthly interest of 100 is restored on the first day of each month. In September, the petty cash showed the following: total expenses 83 हैं, और total receipt जो है वो 7 है. How much cash did Jaswinder need to restore the interest on 1st October? तो रिसीट्स आपको दी हुई है आराम से, आपको पता है कि रिसीट्स भी आपको दी हुई है, तो इसका आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा 76। एक्सपेंसेस आपके 83 हैं, 83 से आपका कैश कम हो रहा है, 7 से आपका कैश इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका कैश जो है वो कितने से डिक्रीज कर रहा है? 76 से। उतना आपको पैसा और स्टार्ट में
पूरा करने के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से 76 माइनस हो जाएगा तो वो आपका 24 बचा होगा, बचा हुआ 24 होगा। अक्टूबर में स्टोर करने के लिए 76 और पैसे डालने पड़ेंगे। Sadiq trial balance fails to balance. The debit column total 12,250 and the credit column total 12,200. यानी डेबिट साइड जो है वो 50 से ज्यादा है। Falling errors were discovered. No entries had been made for cash sales. कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, सस्पेंस नहीं आता इसमें। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव को आपने ट्रायल बैलेंस में जो है वो लिखने में गलती कर दी है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट सस्पेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो हम सिर्फ सस्पेंस को ही यहाँ पे डेबिट करेंगे। अगर आप देखें तो सस्पेंस की डेबिट साइड जो है वो आपको नजर आ रही है कि आपका जो डेबिट कॉलम जो है वो ज्यादा है क्रेडिट कॉलम से। तो आप किस साइड पर आप लिखेंगे बराबर करने के लिए, क्रेडिट साइड पर सस्पेंस का बैलेंस आएगा 50। व्हाट वर द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस आफ्टर द एरर्स हैव बीन करेक्टेड। ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो एरर्स करेक्ट करने के बाद जो है वो कितना आएगा, ये वो हमसे जो है वो पूछ रहे हैं जी। तो देखें कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस अगर आप देखें तो ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आपके पैदा हो रहा है वो डेबिट साइड बड़ी है, कितने से, 50 से, और क्रेडिट साइड छोटी है, तो 50 आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा तो डेबिट साइड पे भी आपको 50 जो है वो लिखना पड़ेगा, उनको आपस में इक्वलाइज करने के लिए। 50 से आपको बैलेंस डेबिट पे क्रेडिट पे आ जाएगा, सस्पेंस को खत्म करना है ना आपने। तो 12,250 ए हमारा आंसर होगा। 12,250 जो है वो हमारा टोटल जो है वो निकल आएगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल आफ्टर द एरर्स हैव बीन करेक्टेड। ठीक है जी, 12,250 ए हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ। लेकिन डेबिट कॉलम 250 12,250 है ना, तो क्रेडिट जो है वो 50 से कम है, तो आप क्रेडिट पर सस्पेंस का डिफरेंस लिखेंगे तो दोनों कॉलम आपस में बराबर हो जाएंगे। दोबारा 250 आपका टोटल आएगा ट्रायल बैलेंस का इक्वल करने के लिए, और सस्पेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। $68 paid by credit transfer for insurance was added entered in the accounting records as 86। ठीक है जी, क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, इंश्योरेंस टू बैंक। तो इंश्योरेंस टू बैंक आपने एंट्री की करनी थी 68 से, आपने कर दी 86 से, ज्यादा से कर दी। अब क्या हो जाएगी, बैंक टू इंश्योरेंस 18 से। ए आंसर आ जाएगा, बैंक टू इंश्योरेंस 18 से कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था उसको। आपने करनी थी इंश्योरेंस टू बैंक 68 से, आपने कर दी इंश्योरेंस टू बैंक 86 से। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने 18 जो है ज्यादा लिख दिया दोनों तरफ। बैंक को आप डेबिट कर देंगे और इंश्योरेंस को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे 18 से। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ आवर इनकम स्टेटमेंट, Emma discovered the following errors. A debt of 1,500 should have been written off as irrecoverable, and no adjustment have been made for rent prepaid for Emma 2,800. The draft profit for the year was 35,000. What was the corrected profit for the year? देखिए मैं इसकी एंट्री पास कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। बैड डेट्स की एंट्री बेटा क्या होगी हमारी, बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे आपके 1,500 से, एक्सपेंस है ना, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। आपको बैड डेट्स क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे प्रॉफिट में से, क्योंकि एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है। दूसरी प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी डेबिट हो जाएगी, और इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस जब आपका क्रेडिट होगा उतने से उससे भी आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि एक्सपेंस जब डिक्रीज करेगा क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 35,000 में प्लस कर देंगे 1,500 और प्लस कर देंगे 2,800, तो आपका आंसर आ जाएगा 39,300। डी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी आंसर है आप। Amit purchased a motor vehicle for an overseas motor manufacturer. Which expenditure relating to the motor vehicle is capital expenditure? कौन सा कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिलीवरी चार्ज, इंश्योरेंस, पेट्रोल या रिप्लेसमेंट टायर्स। डिलीवरी चार्ज जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस होता है बेटा, बिकॉज इट हैज टू बी पेड एवरी ईयर। पेट्रोल भी एक्सपेंस है, बार बार पे करना पड़ता है, और रिप्लेसमेंट टायर्स जो है वो भी आपका एक्सपेंस है,
क्योंकि इनका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए नहीं होता। When Tile purchased a motor vehicle for 35,000, he estimated it would be used for 5 years and then sold for 5,000. बेसिकली 5,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो 35,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 30,000। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। 35,000 माइनस 5,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 7,000। When Tile depreciated the motor vehicle using straight line method at a rate of 20%। बेटा 20% या 5 एक ही बात है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने फार्मूले से ही इसको यूज करना है। क्योंकि अगर आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि अगर यूजफुल लाइफ दी हो तो आप फार्मूला ही यूज करते हैं। यू विल नॉट रिकॉर्ड, यू विल नॉट यूज रेट। What was the accumulated depreciation on this motor vehicle at the end of year 2? That is going to be 14,000। 2 सालों की। कैसे सर? 35,000 minus 5,000, 30,000 divided by 5 कितना आएगा? सॉरी 6,000। 6,000 एक साल में, अगले साल में भी 6,000, तो वो कितनी आ जाएगी? 12,000। बी आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, नॉट 14,000। बी इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू को भी तो कंसिडर करना है ना आपने। 35,000 माइनस 5,000, 30,000 डिवाइड बाय 5, 6,000 आएगा ना एक साल। 2 साल में कितनी आएगी? 12,000। जी, रेट यूज नहीं करेंगे। On the first day of his financial year, Jason purchased a new machinery costing 20,000. On that date, his old machine had a book value of 6,000. Jason was allowed 4,500 for the old machine in part exchange. He paid the balance by check. Machinery is depreciated at 20% per annum. How much should be charged to the Jason's income statement for the year? सबसे बेटा पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने नई मशीन खरीदी है 20,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन आपको लेनी है। और आपने महीने के पहले ही साल में खरीद ली है, तो डेप्रिसिएशन 20% है, तो 20,000 का 20% कितना आ जाएगा बेटा? 4,000। तो ये तो आ गई 4,000 एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। दूसरा जो चीज आपकी आएगी इनकम स्टेटमेंट में, वो है पुराने व्हीकल जो है वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा? बेच रहे हैं। वो बिक रहा है आपका, राइट? और वो बिक रहा है तो उसका जो लॉस और प्रॉफिट है वो भी आपको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 6,000 उसकी बुक वैल्यू है, जबकि वो पुराने एसेट के बदले आपको कितने छूट मिल रही है? 4,500 आपको उसके बदले कैसे मिल रही है? थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मजीद। पुराना एसेट जो था ना, उसी डेट पर आपने ओल्ड मशीन जो है 6,000 उसकी बुक वैल्यू थी, वो हमने नए एसेट के बदले हमें उतने पैसों की कंसेशन मिल गई, यानी उतने पैसों की छूट मिल गई। यानी हमें 20,000 में से 4,500 पे नहीं करने पड़ रहे, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एसेट विच हैज बीन गिवन इन पार्ट एक्सचेंज। हमने उसको रिप्लेस करने के लिए पुराना एसेट देकर नया एसेट खरीदा, और पुराने एसेट के बदले 4,500 हमें कंसेशन मिल गई है। तो 6,000 माइनस 4,500, उस पर हमें लॉस हो रहा है 1,500 का, और वो लॉस भी एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। तो आपका इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? लॉस 1,500 और डेप्रिसिएशन 4,000, 5,500। डी इज गोइंग टू बी द आंसर। उसका आंसर क्या आएगा? डी। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 14 एमसीक्यू जिसने पेपर में डाला है, ये बहुत ही जो है अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एएस कोर्स। बिकॉज पार्ट एक्सचेंज इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज अ पार्ट ऑफ एएस कोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली उसने ओ लेवल्स में दे दिया। सारी बात है, कोई ना कोई एमसीक्यू ऐसा देता है जो कि टेक्निकल होता है या बहुत मुश्किल होता है, तो ये काफी टफ था बच्चों के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि रिप्लेसमेंट में क्या इफेक्ट होता है। तो प्लेसमेंट में क्या इफेक्ट होता है कि जो नया एसेट आ रहा है वो तो एज इट इज डेप्रिशिएट होगा ना, लेकिन जो पुराना एसेट था वो एक तरह से हम यही सपोज करते हैं कि वो बिक रहा है, वो सेल हो रहा है, और उसकी बुक वैल्यू 6,000 की, और हमें 4,500 नए एसेट की कॉस्ट में छूट मिल रही है, मतलब पे नहीं करना पा रहा। तो वो 1,500 का आपको बेसिकली क्या हो गया? लॉस हो गया, और 4,000 की डेप्रिसिएशन का भी लॉस है। 5,500 डी आंसर है, बट दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस एक्चुअली। Martha rents out part of her business premises. On 1st September, she was owed rent of 1,500, and on 31st August 22, she was owed 1,800 rent. During the year, Martha received rent of 6,000. How much was transferred to Martha's income statement for the year ended 31st August? बड़ा आसान है बेटा, इसका अकाउंट बना लेंगे आप। अकाउंट बना के इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इजी है। अकाउंट के जरिए से हम इसको बहुत ही आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्या है जी? क्रूड ब्रॉड डाउन बेटा इनकम अकाउंट है। जी 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 जी, इनकम अकाउंट है। हम लेट कर रहे हैं ना, लेट आउट कर रहे हैं हम।
दे रहे हैं 1500 डेबिट पे आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपका 1800, और ड्यूरिंग द ईयर मंथली रिसीव मार्था रिसीव रेंट ऑफ 6000, इधर आ जाएगा। इधर आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर जो है वो निकल आएगी, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करनी है, और वो हमारी कितनी आ जाएगी 6300, 6300। तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Parker received cash from Alexei for a debt that has been written off as irrecoverable. How should Parker record in his accounts? इसे बेटा कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। उसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट और डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। बी इसका आंसर है। ये आपकी है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने एक दफा बताया होगा, दोबारा बता देता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था और उसने क्या किया कि मेरे पैसे देने थे, तो मैंने उसको अपने ट्रेड रिसीवर में लिखा हुआ था, लेकिन वो मुल्क छोड़ के मुस्तफ़ा भाग गया। 10 साल बाद इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी टांग टूट गई। मुस्तफ़ा ने कहा यार सर के पैसे मारे थे, पता नहीं बददुआ लग गई है। वापस आया, मुझे पैसे दे दिए। अब मुस्तफ़ा के अकाउंट को तो मैं पहले ही क्लोज कर चुका हूँ, 10 साल पहले ही बैड डेट्स के अंदर। मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मुस्तफ़ा तो मेरे बुक्स में शो ही नहीं हो रहा। तो मैं एंट्री करूंगा कैश टू मुस्तफ़ा नहीं कर सकता, मैं करूंगा कैश टू डेट्स रिकवर्ड। कैश मेरा आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, एसेट है। डेट्स रिकवर्ड मेरी इनकम है, मैं उसे उस साल जिस साल पैसे रिसीव हो रहे हैं अपनी इनकम में कंसिडर कर लूंगा। उसकी एंट्री होगी कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, याद रखिएगा क्या एंट्री होगी, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बी आंसर है। इसकी तस्वीर ले लें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी पेपर में नहीं आया हुआ, ये भी फर्स्ट टाइम नहीं आया, तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा पेपर है। वाई शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, आपको पता ही है, टू इंश्योर दैट प्रॉफिट आर नॉट ओवरस्टेटेड। कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस। प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लॉसेज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। So inventory is valued at cost or NRE, whichever is less according to prudence concept, to ensure that profits are not overstated. इसका आंसर है D. How would current assets be listed if they are arranged in decreasing order of liquidity? करंट एसेट कैसे अरेंज होंगे अगर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में करते हैं, तो उसका आंसर है सी। क्योंकि इन्वेंट्री जो है, ठीक है, वो सबसे जो है सबसे बाद में लिक्विडेट होती है। ट्रेड रिसीवर उसके बाद, बैंक उसके बाद, और कैश होता ही उसमें है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कह रहा है ना, सबसे लिक्विडिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नहीं, इसका आंसर बनेगा फिर आपका बी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि लिक्विडिटी जिस एसेट में कम है वो बाद में है। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें है, कैश में, वो ऑलरेडी कैश में है, फिर बैंक में, फिर ट्रेड रिसीवेबल में, और फिर इन्वेंट्री। इसका आंसर बी बनेगा आपका। ये भी नया एमसीक्यूज है इस पेपर में। काफी सारे एमसीक्यूज मैं देख रहा हूँ जो कि नए आ रहे हैं। ठीक है, काफी सारे एमसीक्यूज में नए आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कहता है जी, during the year, Sam paid advertising expense, some of which related to the following financial year. Sam made an adjustment for this when preparing his financial statement for the current year. What was the effect on Sam's financial statement of making this adjustment? Adjustment है क्या? Advertising expense था, कुछ उसमें से जो है वो फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है। तो फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट होता है बेटा, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले वाला। तो आपको पता है प्रीपेड है ना सर में, तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो क्या होगा बेटा, आप एक्सपेंस में से उसको माइनस करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, एक्सपेंस कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर, और दूसरा इंक्रीज करंट एसेट्स। तो आंसर क्या आएगा, बी। इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर और इंक्रीज करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस होती है ना, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है ना, तो करंट एसेट बढ़ जाएंगी, और एक्सपेंस को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी। बी आंसर है। ये भी नया एमसीक्यूज है। Member of a limited company have limited liability for the debt of that company. What does this mean? The members are equally liable for the debts of the company. Members are liable only up to the value of their personal assets. Members are liable only up to the amount they agree to pay for their shares in the company. Members are liable only up to the value of the debenture they hold in the company. तो ये आपको पता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेंबर्स आर लाइबल ओनली फॉर द शेयर्स, फॉर देयर शेयर्स हेल्ड बाय देम इन द कंपनी। तो सी आंसर है। ये जरा आसान था, है ये भी नया वैसे। व्हाट वाज द रिटेन्ड अर्निंग्स, पूछ रहे हैं हमारी कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी कितनी होंगी। बेटा नॉन करंट एसेट्स और नेट करंट एसेट्स को आपस में ऐड कर लेंगे तो वो आपका टोटल एसेट्स आ जाएंगे बेटा 35,000 प्लस 30,000, 65,000 टोटल एसेट्स हैं आपके, और वो बराबर होने चाहिए टोटल लाइबिलिटीज की, जो कि नजर आ रही है 50,000। 15,000 जो है वो आपकी क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स है।
सर ये कैसे निकालनी, एसेट माइनस लाइबिलिटीज से। एसेट्स क्या हैं, 35,000 प्लस 30,000, 65,000 माइनस लाइबिलिटीज, नॉन करंट 10,000, शेयर कैपिटल 40,000, तो बाकी जो बचा वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, कितना, 15,000। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, कौन सी चीज इक्विटी में आती है जी बताएं, ये तो आसान है, कोई भी बता दे। ये बताएं। सर ए होगा। जी बिल्कुल ठीक बताया है आपने, ए इज गोइंग टू बी द आंसर, कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो भी आता है आपका इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आपकी आती हैं इक्विटी में, और जनरल रिजर्व भी आपके आते हैं इक्विटी में। अगर वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करता बेटा तब भी यही आंसर थी, क्योंकि उसमें भी यही आते हैं सारे। फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए क्लब ऑन 30 सितंबर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर द क्लब रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम ए मेंबर, इन विच ऑफ द क्लब्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल दिस अपीयर। बेटा ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, सी इसका आंसर है। सर वो कैसे, बता देता हूँ बेटा, कैश डेबिट होगा, लोन क्रेडिट होगा, लोन वापस भी तो करना है, तो कहाँ आएगा, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। दूसरा बैलेंस शीट में लोन लाइबिलिटी होती है वहां जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसलिए आएगा पैसे आ रहे हैं, और बैलेंस शीट में इसलिए जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। A club has an accumulated fund at the start of the year 18,000 and at the end of the year 16,200. New equipment costing 1,100 was bought during the year. Total expense for the year were 9,550. The only income came for the from subscription. How much was subscription for the year? वो कह रहा है subscription for the year जो है वो कितनी है। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल से आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पर आपका लॉस है 16,200 आपका क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, और माइनस कर देंगे आप 18,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो आपका डेफिसिट आ जाएगा 1,800 का आपका डेफिसिट आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि न्यू इक्विपमेंट जो है वो कॉस्टिंग आपने खरीदा है वाज बॉट ड्यूरिंग द ईयर 1,100 का आपने परचेज किया था, उससे तो आपका इक्विपमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 9,550, ऑलरेडी जो है वो आपका 1,800 का लॉस है, और आप उसमें अगर 9,550 ऐड कर देंगे तो 11,350 का आपका जो है वो लॉस जो है वो बन जाएगा। अच्छा ये जो न्यू इक्विपमेंट है इसको हम एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, तो जरा इसको भी देख लें। 16,200 माइनस 18,000 और माइनस 1,100, तो लॉस आपका आएगा 2,900 का, और इसमें मजीद लॉस आप बढ़ा देंगे 9,550 का, तो 12,450 आपका आंसर आएगा, 12,450। तो डी इज गोइंग टू बी द, बहुत ही ज्यादा टफ है आपके लिए, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ 16,200 माइनस ओपनिंग कैपिटल किया, और 11,000 जो है वो आपका कैपिटल में इजाफा हो रहा है, इक्विपमेंट की आप परचेज कर रहे हैं, तो वो आपने प्लस कर दिया, तो 700 आपका आ रहा है लॉस, ये डेफिसिट कह लो आप। ठीक है जी, माइनस में, और उसमें फिर एक्सपेंसेस आपने वापस ऐड बैक किए तो आपकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ जाएगी ये वाली 855। बी आंसर इस तरीके से हमने इसका निकालेंगे। 700 आपका लॉस है, डेफिसिट है, प्लस एक्सपेंसेस, तो क्योंकि माइनस 700 प्लस 9,550 है तो वो 8,850 आपका आएगा सब्सक्रिप्शन का आंसर। बी आंसर है 8,850। ये हमने सॉल्व कर लिया इसका। आगे देखते हैं 25 में, टी शर्ट्स कहता है जी व्हाट वाज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, इसके लिए with a design using fabric paint. He provided the following information. Makes t-shirt are stamped with a design using fabric paint. तो फैब्रिक फॉर टी शर्ट ये भी डायरेक्ट है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग ये इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री पेंट ये भी डायरेक्ट है, फैक्ट्री रेंट जो है वो इनडायरेक्ट है आपका, और वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर ये भी डायरेक्ट है। टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट बेटा क्या आ जाएगा, 10,000 प्लस 16,000 26,000 और प्लस 4,000 30,000। सी इज गोइंग टू बी द आंसर, मतलब फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग जो है वो इनडायरेक्ट। इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैरेज ऑन रॉ मटेरियल वाज रिफ्लेक्टेड ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। आपको पता है कैरेज ऑन रॉ मटेरियल किसमें आता है, प्राइम कॉस्ट में, तो प्राइम कॉस्ट में नहीं लिखेंगे तो प्राइम कॉस्ट अंडरस्टेट हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने कैरेज की अमाउंट जो है वो लिख दी है उसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड में टोटल में तो फर्क नहीं आ रहा ना,
क्योंकि कैरेज भी एक्सपेंसेस में आता है और फैक्टोरियल भी एक्सपेंसेस का ही हिस्सा होता है ना मैन्युफैक्चरिंग में। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो आपकी अंडरस्टेट कर देगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं आएगा। चार्ल्स प्रॉफिट और लॉस बेटा कैसे निकालेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे, एंडिंग कैपिटल आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे ना, कैपिटल एट द स्टार्ट आ जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो कैपिटल एट द एंड आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा। अरुणा डज नॉट मेंटेन ए फुल सेट ऑफ डबल एंट्री। बेटा ये बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ हर परचेज निकालनी है, कैश परचेज नहीं आएंगी, बाकी आप पीएलसीए बनाएंगे तो वहां से आपकी क्रेडिट परचेजेस निकल आएंगी। ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे, ट्रेड पेबल कैरिड डाउन डेबिट पे, पेमेंट डेबिट पे, और क्रेडिट परचेज आपका डिफरेंस आ जाएगा, कैश परचेजेस नहीं आएंगे। एवरेज इन्वेंट्री कहता है निकालनी है आपने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दी हुई है, बहुत ही आसान है। रेवेन्यू में से का 20% निकालेंगे तो 50,000 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 2,50,000 माइनस 50,000, 2 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। 2 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? 2 लाख डिवाइड बाय 5, 40,000 इज गोइंग टू बी द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द आंसर। प्रॉफिट मार्जिन आपको पता ही है, प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू हंड्रेड्स में तो कोई प्रॉब्लम